मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हिमंत बिस्व शर्मा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे से होगा शपथ ग्रहण समारोह। एक बार फिर से महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। नगांव में रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.0 मापी गई। कोई नुकसान की खबर नहीं। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू का हुआ ऐलान। 11 मई की सुबह से लेकर 18 मई की सुबह तक जारी रहेगा कर्फ्यू। राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। और अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने भारत में कोरोना के हालातों पर जताई चिंता। कहा, भारत में हालात बेहद नाजुक, वैक्सीनेशन ही एकमात्र समाधान। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन गाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी नेता हिमंत बिस्व शर्मा सोमवार को श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें, शर्मा ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल जगदीश मुखी से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया। तो यहां राज्यपाल ने दावा को स्वीकार करते हुए शर्मा को सरकार गठन का निमंत्रण दिया। और ऐसे में इससे पहले दिन बीजेपी और राज्य विधायक दल के नेता चुने गए और शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और यहां गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंपी गई। और श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में सोमवार को दिन में 12 बजे यानी कि आज 12 बजे राज्यपाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। हालांकि शर्मा के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों के नामों और संख्या की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पश्चिम बंगाल में आज ममता मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के 43 विधायक आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल में कई नई चेहरों को जगह दी जाएगी और ऐसे में कई पुराने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है। तो यहाँ शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10:45 राजभवन में होगा। और डॉक्टर अमित मित्र और ब्रात्य बसु ठीक न होने के कारण वर्चुअल शपथ लेंगे। और इससे पहले भी टीएमसी नेता विमान बनर्जी को लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ बता दें कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने 213 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। तो बीजेपी ने 77 सीटें हासिल की। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उधर असम के नागौर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और फिलहाल जान माल की कोई नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो यहां बताया जा रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक असम के नागौर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.0 मापी गई। और यहाँ भूकंप के झटके सुबह 7:05 पर आए और भूकंप की जानकारी मिलते ही लोगों में दहशत फैल गया। तो यहाँ अपने अपने घरों में बाहर निकल गए लोग। और बताया जा रहा है कि असम में पिछले एक हफ्ते से कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सोमवार को फिर चढ़ गई। और यहां सोमवार को दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 91.53 रुपए प्रति लीटर पर चढ़ गया। तो यहां डीजल की बात करें तो डीजल 82.06 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं मुंबई के बाजारों में पेट्रोल 97.86 प्रति लीटर पर चला गया है। और इससे पहले शनिवार और रविवार को तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन यहां शुक्रवार को इन दोनों ईंधनों की कीमतों में 28 पैसे और 31 पैसे प्रति लीटर की तेजी दर्ज की गई थी। और हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ओएमसी ने चुनावों के कारण बीते 18 दिन से कीमतों में बढ़ोतरी को रोक रखा था। और उसके बाद 4 दिन लगातार तेल के दाम बढ़ते ही नजर आए। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के अलावा कोविड प्रबंधन की ताजा और विस्तृत जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। तो यहां सोमवार सुबह होने वाली सुनवाई से पहले रविवार शाम
218 पेज के हल्फनामे में केंद्र सरकार ने कोर्ट के सभी सवालों के एक एक कर जवाब दिए हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि केंद्र ने साफ तौर पर कहा कि देश भर में कोई भी कोविड मरीज कहीं भी अस्पताल में दाखिल हो सकता है, यानी कि आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या फिर राज्य शहर में रहने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। और केंद्र सरकार ने ये भी जानकारी दी कि कोविड सेंटर बेड्स, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ा दी गई है और ऐसे में मेडिकल छात्राओं को भी कोविड सेवा कार्य में लगाया जा रहा है। और ऐसे में केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि 100 दिन कोविड सेवा कार्य करने वालों को आर्थिक रूप से इंसेंटिव देने का भी पहल की गई है और वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ वैक्सीन की उपलब्धता भी बढ़ाई गई है। और सबसे पहले 60 से ऊपर, फिर 45 से 60 और अब 18 से 44 साल की उम्र वालों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। और राज्य भी वैक्सीन उत्पादकों से सीधे खरीद कर रहे हैं और केंद्र के हल्फनामे में वैक्सीन की कीमत पर बात कही गई। सरकार ने कहा कि वैक्सीन उत्पादकों से बात कर यह तय किया जाएगा कि सभी राज्यों को समान दर पर वैक्सीन मिलेगी। लेकिन केंद्र को सस्ती वैक्सीन देने के पीछे वजह ये बताई गई कि केंद्र ने बड़े ऑर्डर और पेश की रकम कंपनी को दी। उधर कोरोना संकट के बीच राजस्थान में भी 10 मई यानी कि आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन लग गया है। तो ये लॉकडाउन 24 मई तक लागू रहेगा। तो यहाँ इस दौरान बसों का संचालन बंद रहेगा। तो यहाँ आपको बता दें कि एक से दूसरे जिले में आवाजाही भी बंद रहेगी। हालांकि किराना और दूध की दुकान सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेगी और सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी लॉकडाउन में बंद रहेंगे। आपको बता दें कि कुल मिलाकर राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। और इसी के अलावा लॉकडाउन में सरकार ने निर्णय लिया कि विवाह समारोह और सामूहिक भोजन और बारात निकासी की इजाजत 31 मई तक नहीं दी जाएगी और घर में ही 11 लोग विवाह समारोह आयोजित कर सकेंगे, वो भी बिना बैंड बाजा बारात के। तो यहाँ ये बड़ी जानकारी मिली रही है। तो लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे और सभी के धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। तो बताया जा रहा है कि सभी प्रकार के धार्मिक स्थल इस दौरान बंद रहेंगे और मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार की निजी और सरकारी परिवहन के साधन भी बंद रहेंगे। हालांकि अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। आओ मिलके कोरोना नु हराइए। वैक्सीन लगवाओ, परिवार बचाओ। फतेह हो पंजाबिया, फिर फतेह होगी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और इस वक्त की अहम और महत्वपूर्ण खबर दिल्ली से सामने आ रही है। कोरोना की चपेट में अब डॉक्टर्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के सरोज अस्पताल के 80 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यहाँ ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सरोज अस्पताल के 80 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 80 में से 12 डॉक्टर अस्पताल में भर्ती हैं। तो यहाँ सीनियर सर्जन डॉक्टर ए.के. रावत की कोरोना से इस दौरान मौत भी हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, कोरोना की चपेट में डॉक्टर्स भी आ गए हैं और दिल्ली के सरोज अस्पताल के 80 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रही हैं और 80 में से 12 डॉक्टर अस्पताल में भर्ती किए गए हैं इस दौरान।
उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 18 मई तक बढ़ा दिया है। तो यहां रविवार शाम को शासन की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार 11 मई सुबह 6 बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक प्रदेश भर में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। तो यहां सोमवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं सब्जी, फल, दूध, मीट आदि का कारोबार 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक हो सकेगा। और यहाँ जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि प्रदेश में अगले आदेशों तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण जारी रहेगा इस दौरान। और देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 10 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के मौजूदा आदेश जारी रहेंगे और इस दौरान दोपहर 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी। उसके बाद 18 मई तक कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान आवश्यक सेवाओं में भी छूट जारी रहेगी। उधर हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान शराब के बड़े गोरखधंधे का भांडाफोड़ किया है। तो यहां फतेहाबाद पुलिस ने बस अड्डा सनियाना के नजदीक नाकाबंदी के दौरान 3 गाड़ियों में भरी 340 पेटी शराब बरामद कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो यहां पुलिस ने इनके खिलाफ आबकारी अधिनियम और लॉकडाउन उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। तो यहां बताया जा रहा है कि आरोपियों को अदालत में भी पेश किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान ड्यूटियां करते हुए हमारी गुनागी पुलिस की टीम द्वारा 4 व्यक्तियों को काबू किया गया, जिनके कब्जा से 340 पेटियां शराब ठेका देसी बरामद की गई है, जो उन्होंने 3 गाड़ियों में लोड की हुई थी। 2 कारें हैं और एक बोलेरो कैंपर है। उनके नाम है सुरेंद्र, विनोद, रणधीर और सोन। जिन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के अंबाला की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर मृतकों की संख्या 10 से कम होने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को गंभीर रूप से बीमार अलग अलग अस्पतालों में भर्ती 4 पुरुष समेत कुल 10 महिलाएं ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी, जिनकी मौत हो गई। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत नगर निगम और नगर परिषद की मदद से अंतिम संस्कार कराया और इसी के साथ ही 548 नए केस सामने आए और जबकि 269 मरीज इस दौरान डिस्चार्ज हुए। और अब भी जिले में कोरोना के 4,857 केस एक्टिव हैं और जिसमें से 4,316 होम आइसोलेट में है और बाकी का सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और ऐसे में कोरोना से मई का महीना संक्रमितों पर भारी पड़ने लगा है। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए प्रदेश में नमूनों की संख्या और ज्यादा बढ़ाई जाएगी और ऐसे में फिलहाल रोजाना 50,000 से अधिक लोगों के नमूने लिए जा रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों के नमूने लिए जाएं और लोगों को 3 दिन के बजाय एक ही दिन में रिपोर्ट मिल सके, इसलिए स्वास्थ्य विभाग 8 और नई लैब शुरू करने जा रहा है। तो यहाँ हरियाणा में एक नई पहल की जा रही है और इसमें ज्यादातर वो जिले हैं जहाँ अभी तक RT-PCR लैब नहीं है। तो बताया जा रहा है कि इनके सैंपल दूसरे जिलों में भेजे जा रहे हैं और इससे पहले प्रदेश में केवल 13 लैब थी और 8 सरकारी 5 निजी, फिलहाल 40 लैब काम कर रही हैं और इनमें से 19 सरकारी हैं और 21 प्राइवेट लैब हैं और जल्द ही विभाग 8 और लैब शुरू करने जा रहा है, जहां पर कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। और विभाग का लक्ष्य ये है कि आगामी दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक सैंपल लिए जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। हरियाणा के अंबाला में लॉकडाउन में भी लोग बेवजह घरों से बाहर नजर आ रहे हैं। बार बार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है और सख्ती करने के बाद भी लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे और ऐसे में सिविल डिफेंस वॉलंटियर आगे आए और इन वॉलंटियर्स की टीम का गठन डीसी के नेतृत्व में किया गया और जिले भर में करीब 200 वॉलंटियर्स हैं और अलग अलग नाकों पर खड़े होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वॉलंटियर उन लोगों को हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं जो लोग लॉकडाउन में भी बेवजह घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये वॉलंटियर्स के साथ पुलिस कर्मी भी तैनात हैं जो आने जाने वालों को जागरूक कर रहे हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सिविल डिफेंस के सिटी के चौक चौराहों पर नहीं बल्कि अस्पताल और वैक्सीन सेंटरों पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ युवाओं का ग्रुप सिविल डिफेंस के डिप्टी चीफ वार्डन अक्षत सिकरी की देखरेख में कार्य चल रहा है और इन युवाओं में ज्यादातर युवा पढ़ाई करने वाले हैं और जबकि कई नौकरी पेशा करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, लोग इन युवाओं के कार्य को भी खूब सराहा जा रहा है।
और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़। गुरु तेग बहादुर जिथा जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। जिस जगह ते ये स्थान सुशोभित है गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब, इत्थे बड़ा छोटा जिहा पिंड सी लहल पिंड। तो गुरु साहब जी ने जो अपना आसन इत्थे आके लाया तो इस नगर दे रहन वाले भाग राम जो आके गुरु साहब जी नूं बेनती की कि गुरु पातशाह कृपा करो, इस नगर की आबादी बहुत थोड़ी है, तो सतगुरु पातशाह जी ने वचन किया कि इत्थों की आबादी बहुत होवेगी, उगा शहर होवेगा और इत्थे जिहड़ा है बहुत सोहना सुंदर स्थान होवेगा। जगत में गुरु साहब पातशाह जी ने वचन किया कि इस सरोवर दे विच शरधा सहित इशनान करेगा, उहदे सारे रोग दूर होणगे, मन इच्छित फल की प्राप्ति होवेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के बाराबंकी में मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल के 2 डॉक्टर विनय पांडे और रमेश मिश्रा और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई है। तो यहाँ एक FIR मरीज की ऑक्सीजन आपूर्ति बंद करने से मौत हुई है, तो बताया जा रहा है कि दूसरी मरीज के इलाज के दौरान जबरन अधिक पैसे की मांग करने के बारे में है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि मेयो अस्पताल के 2 डॉक्टरों को केवल हत्या का ही नहीं बल्कि दोषपूर्ण गैर कानूनी हत्या और सबूतों को गायब करने का भी दोषी ठहराया गया है। साथ ही बाराबंकी के DM डॉक्टर आदर्श सिंह ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरी अध्यक्षता में प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जनपद में स्थित L2 एवं L3 अस्पताल हमारे मेयो एवं इन अस्पताल में हम लोग ने जाकर जो उनके अभिलेख थे उनको देखे थे और कुछ रैंडमली कुछ मरीज़ों के अभिलेखों का परीक्षण भी किया गया था। प्रथम दृष्टया उसमें कुछ ऐसे तथ्य थे जो कि जिनमें विसंगति प्रतीत हो रही थी और इस संबंध में उन अभिलेखों को हमारी टीम द्वारा और भी गहन परीक्षण किया जा रहा है एवं तदनुसार उसमें जो भी परीक्षण उपरांत फाइंडिंग्स आती हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किंतु मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो शासन द्वारा निर्धारित दरें हैं कोविड एवं कोविड प्रिजम्पटिव मरीजों के उपचार के लिए, उन दरों पर ही सभी अस्पतालों को धनराशि लेना है और यदि वो व्यक्ति हमारे कंट्रोल रूम से रेफ़र होके जाता है और उसका आयुष्मान दर पे सरकार द्वारा रीइंबर्समेंट किया जाना है तो उस मरीज़ या उनके रिश्तेदारों से कोई भी धनराशि किसी भी अस्पताल द्वारा नहीं ली जानी है। यदि शासन के इन निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो इसमें कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई संबंधित के खिलाफ। देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में इस आपदा में जहां कुछ लोग बढ़ चढ़कर एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, जिसका जीता जागता नजारा देखने को दिल्ली के सटे फरीदाबाद में मिला है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने कोरोना के मरीजों के लिए संजीवनी माने जा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो यहां आपको बता दें कि 7 आरोपी अलग अलग निजी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के तौर पर काम करते थे और अब पुलिस सभी को रिमांड पर लेकर इंजेक्शन की रिकवरी के लिए पूछताछ कर रही है। सर 7 आरोपी पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? जी कल हमने हमारी CIA बोलो और CIA 56 ने मिलकर कुल 7 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनसे टोटल 10 इंजेक्शन हमारे को बरामद हुए हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी थी, ये फार्मासिस्ट है, हॉस्पिटल में ही काम करते थे। हॉस्पिटल में जो बंदा डिस्चार्ज हो जाता है उनका जो भी इंजेक्शन है 1 बज गया 2 बज गए ये इनको अपने पास रख लेते थे और प्रिजन को जल्दी रहती अपने पेशेंट ले जाने की, वो अपने पेशेंट ले जाए, उनसे बचा के इन्होंने ऐसे इकट्ठे करे। एक आदमी जो जिससे 4 बरामद करे
वो हॉस्पिटल में वो भी फार्मासिस्ट है, उसने ये कहा मेरे परिजनों को ये इंजेक्शन चाहिए, उसने 4 इंजेक्शन वहाँ से ले लिए, लेकिन आके ब्लैक करने के लिए दूसरे को बेच दिया। तो ये कितने में बेचते थे और इनकी ओरिजिनल कीमत क्या थी? ओरिजिनल कीमत इसकी 3,500 के करीब है, लेकिन ये कोई 18,000 का बेच देता, कोई 20,000 का, जैसे जिस हिसाब से ग्राहक मिलते उस हिसाब से। तो ये पता लगा कहाँ तक और कितने इंजेक्शन अब तक बेच चुके हैं? नहीं, इन्होंने अभी परसों कल 2 बेचे थे, वो भी हमने रिकवर कर लिए, टोटल मिला के अभी 10 करेंगे। तो अभी पुलिस क्या कार्रवाई की? अभी पुलिस और कब पुलिस रिमांड लेगी, उसने बताया 10 इंजेक्शन और उसके पास पड़े तो वो बरामदगी करने के लिए उसका रिमांड हासिल किया जाए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए, अपील करना चाहिए? ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सजा, हम तो अपनी कोशिश करेंगे जो भी। कोरोना वायरस की महामारी के बीच जहां अस्पतालों में बेड को लेकर मारामारी है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कोरोना के 23 मरीज लापता हो गए हैं। तो यहां कोरोना के ये मरीज 19 अप्रैल से 7 मई के बीच गायब हुए थे और ये 23 मरीज कब और कहां गए, इसकी जानकारी अस्पताल से जुड़े लोगों को अभी नहीं मिल पाई है। और मामला सामने आने के बाद एनसीडी ने भी इसकी जांच कराने की बात कही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में 23 कोरोना मरीज अचानक से गायब हो गए और ऐसे में अस्पताल को इसकी जानकारी ही नहीं थी और सभी 23 मरीज 19 अप्रैल से 7 मई के बीच गायब हुए और ये मरीज अस्पताल से किसी बहाने से बाहर गए और वापस नहीं लौटे। तो बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन को इसकी जानकारी तब मिली तो यहाँ हड़कंप मच गया और मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी मरीज अस्पताल में भर्ती हुए थे और इनका इलाज शुरू भी हो गया था और फिलहाल अब अव्यवस्थाओं के चलते बिना कारण बताई रात के समय तो कोई व्यक्ति सुबह सुबह गायब हो गया। उधर यूपी के मथुरा में प्रतिबंधित इंजेक्शन पर लगातार कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही हैं और इस कालाबाजारी को लेकर अभी भी कुछ माफियाबाज नहीं आ रहे, जबकि पुलिस भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए है और उसके बावजूद कालाबाजारी करने वाले लोग पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि कोसी कला में प्रतिबंधित इंजेक्शन होने की सूचना पुलिस को तब मिली थी जब पुलिस ने पीछा करके कार को दबोच लिया था। तो यहाँ इस घटना में कार की तलाशी ली गई और उसमें से एक पेटी बरामद की गई जिसमें से 100 प्रतिबंधित इंजेक्शन रखे गए थे और फिलहाल मामले की जांच चल रही है। नेटफ्लिक्स फिल्म यू एंड फ्रीडम में नजर आए एक्टर राहुल वोहरा का निधन हो गया है। तो यहाँ लंबे समय से कोरोना वायरस की जिंदगी से जंग लड़ रहे राहुल वोहरा ने अपनी आखिरी सांस ली है। तो बताया जा रहा है कि थिएटर डायरेक्टर और प्ले राइटर अरविंद गौर ने अपने फेसबुक पोस्ट में राहुल के निधन की खबर की पुष्टि की है। तो यहाँ ये भी बता दें कि राहुल वोहरा ने शनिवार को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर लोगों से मदद की अपील की थी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में वह ज्यादा देर तक जिंदगी का हाथ थामे नहीं रह सके। खबर ये सामने आई कि कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही राहुल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और इसी के चलते उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखी थी। तो यहाँ राहुल वोहरा ने आखिरी सांस लेने से पहले फेसबुक पर लिखा कि मुझे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता तो मैं भी बच जाता। तो यहाँ तुम्हारा राहुल वोहरा। तो ये सब बातें राहुल की फेसबुक पोस्ट पर लिखी गई। तो आपको बता दें कि एक पेशेंट के तौर पर उन्होंने अपनी डिटेल्स इस पोस्ट में साझा की है और साथ ही उन्होंने लिखा जल्द जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा और अब हिम्मत हार चुका हूं। तो वहीं डायरेक्टर अरविंद गौर ने अपनी पोस्ट में राहुल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कोरोना की दूसरी लहर में देश ने कई महान विभूतियों को खो दिया। तो यहाँ संकट की इस घड़ी में रविवार को आजाद हिंद फौज के सिपाही स्वतंत्रता सेनानी समिति के चेयरमैन रहे ललिती राम का निधन हो गया। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ललिती राम का निधन हो गया है। तो यहाँ ललित राम को पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी श्रद्धांजलि दी है। तो हरियाणा के झज्जर जिले के गांव बताया जा रहा है कि ललिती राम 100 साल के थे और एएनआई में रहते थे। तो बताया जा रहा है कि इस दौरान सिंगापुर और हांगकांग की जेलों में भी रहे हैं। उधर हरियाणा के रोहतक से खबर सामने आई जहां महम अनाज मंडी के आढ़ती और किसानों के बीच हर रोज झड़प हो रही थी। आढ़तियों ने साफ तौर पर बताया कि किसान आढ़तियों के पास पैसे लेने के लिए चक्कर लगा रहे थे और जबकि 27 अप्रैल के बाद गेहूं पर सरकार ने खरीद को लेकर रोक लगा दी थी, जबकि एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी गेहूं की खरीद शुरू नहीं की गई और किसान के पास पैसे नहीं है। तो बताया जा रहा है कि आढ़तियों ने सरकार पर किसान और आढ़तियों के बीच झगड़ा करवाने के लिए भी आरोप लगाया।
तो आढ़तियों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द गेहूं की खरीद शुरू करवाई जाए और किसानों के खाते में जल्द से जल्द पैसा डाला जाए। सरकार ने 27 तारीख बाद कोई खरीद नहीं करी है। जमींदार गेहूँ मंडी में पड़ा, जमींदार हमारे पास पैसे के लिए पूछने आते हैं जिसके हमारे पास कोई जवाब नहीं है। एजेंसियां के पास जावा तो उनके पास भी कोई जोर है, सरकार की तरफ से बंद है। इस सरकार को अनुरोध है कि गेहूँ को जल्दी जल्दी खरीद होगा ताकि जमींदार के खाते में पैसे पहुँच जाऊँ। जमींदार के पास बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। अभी मंडी में कम से कम 1 लाख कुंटल गेहूँ पड़ा है और ना ही गेट पास निकल रहे हैं अब तक, जो कि सरकार से बार बार ये अनुरोध है जिससे अब हमारी खरीद करी जाए ताकि गेहूँ की बिक्री हो जाए, जमींदार खाते में पैसे आ जाओ। ये सर की है 27 तारीख की लास्ट बिडिंग थी कि उसके बाद कोई बिडिंग नहीं हुई है, ना ही एजेंसी में बारदाना है, ना ही खरीद का कोई प्रोसेस आया है कि खरीद होगी ना होगी। सेक्रेटरी साहब से बात हुई बोले सरकार ने बंद कर रखी है, जैसे आदेश आगे तो बिल्कुल लगी तभी गेट पास निकलेगा, जमींदार के इतना कोई गेट पास नहीं निकला जी। सरकार ने पीछे से बंद कर रखा है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से बंद कर रखा है। जो सरकार है या किसाना का राष्ट्रीय दूध बजवान खातर तैयार हो रही है। पहले तो सारा गेहूँ गिरवालिया मंडी में किसाना का अगर बता सारा गेहूँ गिर दो थारे से पैसे आ जाएंगे। आज मंडी में आदत ज्यादा गेहूँ है जो किसान सरकार ने अब तक खरीदा ही नहीं है। वो किसान आड़ती गाँव में हमारे पैसे दे पैसे कहाँ से देंगे जब तक उसकी गेहूँ की खरीदी नहीं हुई है। 27 तारीख के बाद एक दाना भी गेहूँ का नहीं खरीदा सरकार ने और ये किसान का आड़ती का भाईचारा खराब करने लग रहे हैं। तो हमारी यह वित्तीय है कि उन्हें खरीद लेने किसान भैया का इस महामारी में काम चल जाए। कोई बीमार है किसी ने कहेंगे देने, किसी ने कहेंगे देने हैं, तो गेहूँ की खरीद जा रही इनका सबका पैसा पहुँचाया था। हमारे पास तो जी रोज 100 किसान आए हैं, उनके पैसे नहीं आते बेचारेंगे, आधे तो खरीदे नहीं हुई है, तो एक दाना भी नहीं खरीदा गया है। वो नुमाना मंडी में गिर के हमारे गेहूँ खरीदे गए लेकिन वो नू गेहूँ पड़े तो खरीदे कैसे हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।